हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये देखिए क्लास 10th का बुक है एनसीईआरटी का। इसमें सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा संख्या के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखिए तो प्राकृत संख्या क्या होता है। तो जो गिनती का संख्या होता है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3, ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, इसमें हम 0 को सम्मिलित कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या वैसा संख्या होता है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 इसी तरह हो जाएगा। इसके बाद है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होता है कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। तो इसमें 1 3 5 7 यही सब हो जाएगा। देखिए इसमें अगर सम संख्या और विषम संख्या में अगर पहचानने का कोई अगर दे देगा क्वेश्चन, जैसे बहुत बड़ा अंक दे देगा, इसमें इस टाइप से कुछ दे देगा आपको, यहाँ पे ये अलग अलग संख्या है, ठीक है, और पूछेगा कि इसमें से कौन सम है और कौन विषम है। तो इसका पहचानने का तरीका होता है कि जिसके अंत में 2 4 6 8 और 0 होता है वो सम होता है। तो इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 4 है और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे यहाँ पे और दूसरा संख्या लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। जैसे देखिए इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या, क्योंकि जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 ये सब संख्या रहता है तो विषम हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को सम और विषम में ये पहचानने वाला तरीका समझ में आ गया होगा। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्याएं। यहाँ पे वर्ग का बात आ रहा है और पूर्ण वर्ग, यानी कि इसमें वैसा संख्या होता है जो किसी का वर्ग हो। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग यानी कि स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, तो यही सब संख्या हो जाता है जो किसी का वर्ग हो। जैसे अगर इसमें हम 3 लिख देंगे तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसीलिए वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसके बाद है पूर्ण, यहाँ पे वर्ग ही लिखा गया है, यहाँ पे घन होगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। यहाँ पे होगा पूर्ण घन संख्या। देखिए यहाँ पे वर्ग वाला था तो जो किसी का वर्ग होगा, और यहाँ पे घन आ गया यानी कि जो किसी का घन होगा। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन, घन का मतलब हुआ कि पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 27 हो सकता है, 64 हो सकता है, 512 हो सकता है, ये सब संख्या क्या हो सकता है, पूर्ण घन संख्या। इसके बाद आ गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। तो हम लोग चेक भी इसको कर सकते हैं कि किसका किसका 2, मतलब केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि 2 से अधिक या कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, मान लीजिए कि बहुत सारा संख्या है और इसको चेक करना है कि इसमें अभाज्य कौन है और कौन नहीं है। तो 1 है तो 1 है कि सिर्फ 1 से ही लगेगा, 2 है तो 2 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लगेगा, 3 है तो 3 किससे लगेगा, 1 और 3 से, इसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा। 4 है, 4 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी और 4 से भी, यानी कि इसका क्या आ गया, गुणनखंड 3 आ गया, इसका 1 आ गया, तो नहीं ये होगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसमें 2 3 हो सकता है, 2 3। इसके बाद 5 का देख लेते हैं, 5 का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा, यानी कि इसका गुणनखंड 4 आ गया। गुणनखंड केवल 2 आना चाहिए, तो 5 भी हो सकता है। इसी तरह इसमें और भी संख्या हो सकता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है खंड या उससे अधिक हो सकता है,
अभाज्य संख्या में था कि इसमें 2 गुणनखंड आना चाहिए, केवल 2, लेकिन भाज्य संख्या में होता है कि 3 आना चाहिए गुणनखंड, या 3 से अधिक भी आ सकता है। या इसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि जो संख्या अभाज्य नहीं होगा वो भाज्य होगा। तो ये सब अभाज्य हो गया, अभाज्य हो गया तो ये क्या होगा, भाज्य नहीं होगा। तो भाज्य कौन कौन होगा, जिसका केवल 3 या उससे अधिक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसका तो अभी हम निकाले थे, लेकिन एक बार और हम बता देते हैं। चलिए 4 भी लिख देते हैं, यहाँ कॉमा दे देते हैं। 2 का निकाले थे तो क्या हुआ था, 1 से ये लगेगा, 2 से लगेगा, इसका 2 गुणनखंड आ गया है। 3 का क्या हो जाएगा, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। 4 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। 5 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। चलिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको। 6 किस किस से लगेगा, देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। 7 है, 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। 8 है तो 1 से लगेगा, 2 से, 4 से, 8 से, सब संख्या से लग सकता है। तो इसका हम क्या बताए हैं भाज्य संख्या का, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा वही भाज्य संख्या होगा। तो देखिए इसका 2 आया है तो ये नहीं होगा, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है तो नहीं होगा। 5 का कितना आया है, 1 और 5। 4 का 1 2 4 3 गो आया था, 4 वाला हो जाएगा। 5 वाला नहीं होगा, 6 वाला हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो क्या क्या आया है, 4 6 8, 4 6 8। इसमें और भी हो सकता है, इस तरह हम लोग निकाल के देख सकते हैं। जिसका 3 गुणनखंड या 3 से अधिक आ जाएगा वो भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। इसके बाद में है अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल, फिर 4 6 ले लिए, यहाँ पे 8 और 4 और 8 ले लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका मौसा कितना आ रहा है। तो 1 और 2 का मौसा 1 आएगा, ये हो सकता है। 1 और 3 का मौसा 1 आएगा। देखिए इसका मौसा क्या आएगा, 2 हो सकता है। यानी कि जिसका मौसा 1 आएगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 12 13, तो 12 13 का भी क्या आ जाएगा, मौसा 1 आएगा, 12 13। तो ये भी हो सकता है, 3 नंबर में लिख देते हैं इसको। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। 2 अंकों का, जैसे यहाँ पे मौसा अगर 1 आ गया, 2 अंक ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो वो अभाज्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के माइनस से इसमें लगा देंगे तो यही पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनीशन क्या हो सकता है कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के माइनस के मानों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4, इसी तरह ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। और यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या के मानों में माइनस लगा देना है। तो -1 -2 -3 -4, इसी तरह ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। यही हो गया हम लोग का क्या, पूर्णांक संख्या। इसमें भी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जो माइनस में है इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस में है इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 बच गया इसको 0 पूर्णांक भी बोल सकते हैं। देखिए इतना समझने के बाद यहाँ पे आ गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन वैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना होगा कि किसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p/q के रूप में जिसको लिखेंगे, चलिए इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे p और q क्या होता है, p और q पूर्णांक होता है। पूर्णांक यानी कि कोई भी संख्या प्लस या माइनस में हो सकता है। और यहाँ पे एक शर्त भी होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 3/4, तो यहाँ पे 3 क्या है, पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, और क्यू का मान यहाँ पे क्या आ गया, देखिए पी का मान 3 आ गया और क्यू का मान 4 आ गया। ये पी का मान आ गया, ये क्यू का, क्यू बराबर 0 नहीं है तो ये 3/4 परिमेय संख्या हो सकता है। और यहाँ पे क्यू बराबर 0 नहीं आया, इसको एक और नाम है इसका अंश और हर। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे पी का मान 2 हो गया और क्यू का मान 1 हो गया। पी और क्यू पूर्णांक है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो परिमेय नहीं होगा वही अपरिमेय हो जाएगा। तो इसको है कि परिमेय को है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय क्या हो जाएगा कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई रूट में हम लिख दिए √3, तो ये √3/1 इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। रूट में जितना भी संख्या होता है वो अपरिमेय हो सकता है। जैसे यहाँ अगर √4 लिखेंगे तो √4 का मान 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा। √5 भी हो सकता है, √8 भी हो सकता है, इसी तरह का और भी संख्या हो सकता है। देखिए इतना समझने के बाद अब हम लोग आए चैप्टर पे, वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो वही वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स कर देंगे तो वही वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या में हम लोग √3 को भी लिख सकते हैं, 3/4 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, √6 को भी लिख सकते हैं, और भी संख्या हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये पहला लेक्चर था और दूसरा लेक्चर में हम इसका 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।